हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा सेम चल रहा है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। 2 लेक्चर बचे हैं। होपफुली आज एक लेक्चर और एक अगला लेक्चर कल ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बेटा बाबू चैप्टर का नाम एक बार दोबारा याद करा देता हूं। चैप्टर का नाम था इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। और बाबू जब मैंने चैप्टर शुरू किया था ना, वेरी फर्स्ट डे मैंने एक बात बोली थी, बेटा बिजनेस नहीं बदले, बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं। याद है आपको, मैंने यही बोला था, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस नहीं बदलता बेटा, बिजनेस करने के तरीके बदल जाते हैं। ठीक है ना। एक तरीका था ई बिजनेस जो हम पूरा कर चुके हैं बेटा। आज दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं बेटा, नोन एज आउटसोर्सिंग। लो प्यारे बच्चों, सामने देख रहे हैं, पहले बहुत सारी चर्चा करेंगे इसके ऊपर और फिर बेटा बुक से रीड कर लेंगे। लो बेटा, ये एक बिल्कुल नया तरीका है बिजनेस करने का। प्यार से बोलते हैं इसको आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बेटा अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। बेटा मतलब समझाता हूं इसका। बाबू आज की तारीख में ना हर फर्म चाहती है कि ना मैं स्पेशलाइजेशन अचीव करूं, मैं कंसंट्रेट करूं ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, ऑन द कोर इश्यूज, ऑन द सिग्निफिकेंट एरिया। और क्या करूं बेटा, इन सिग्निफिकेंट एरिया को किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म करा लो। शिवी भाई यहां बढ़ा रहे बाबू, छोड़ दे इसको, चाहिए ही नहीं, मैंने मना कर तो दिया, नहीं चाहिए अभी थोड़ी देर। बेटा बाबू हर फर्म क्या चाहती है बेटा आज की तारीख में, कंसंट्रेट करे बेटा सिर्फ कोर एरियाज पर, सिर्फ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, और नॉन कोर को क्या करे बेटा किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म करा ले। और बेटा व्हाट इज कोर एंड नॉन कोर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर नेचर ऑफ बिजनेस। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आप अपने स्कूल के एंगल से सोचो बेटा, उनका प्राइमरी काम क्या है, उनकी कोर एक्टिविटी क्या है बेटा, बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए एजुकेशन इज अ कोर एक्टिविटी। एंड व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल, व्हाट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी, व्हाट अबाउट द सैनिटेशन, ये सब स्कूल के लिए नॉन कोर एक्टिविटी है बेटा। स्कूल का कोर काम है एजुकेशन। ठीक है ना बेटा। तो स्कूल के एंगल से सोचोगे ना बेटा, ऑफ लेट लेकिन आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने क्या करा बेटा, अपनी नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है बेटा, पहले स्कूल क्या करता था, सिरदर्दियां देखो कैसे लेता था बाबू। सिक्योरिटी के लिए 8 स्टाफ, 9 स्टाफ, 10 स्टाफ रिक्रूट किया हुआ है। दिन में आता है 2 स्टाफ, रात को आते हैं 8 जने जो बेटा पहरा देते रहते हैं स्कूल के लिए। ठीक है ना। सारा स्टाफ, सारी सिरदर्दी स्कूल की। एक दिन 2 ने मना कर दिया कि हम सुबह नहीं आ सकते, तो रात को जो 8 आते हैं उसमें से 2 सुबह बुलाए, वो भी सिरदर्दी स्कूल की। बेटा उनको जो गन्स दिलवाई हुई हैं, जो राइफल्स दिलवाई हुई हैं, जो बेटा पिस्टल दिलवाई हुई हैं, उनके लाइसेंस भी स्कूल अपने नाम से इशू कराता था, वो भी सिरदर्दियां लाइसेंस की। तो स्कूल बहुत सिरदर्दी लेते थे पहले बेटा। वो सोचते थे हर चीज का स्टाफ मैं मेंटेन कर लूं, हर चीज को मैं मेंटेन कर लूं, लेकिन बेटा इससे क्या होता था, उनकी प्राइमरी एक्टिविटी अफेक्टेड होती थी। जो उनका एजुकेशन का काम है वो अफेक्ट हो रहा है बेटा, स्कूल की सिक्योरिटी तो बढ़िया चल रही है। फिर क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे स्कूल्स को भी ये बात समझ में आने लगी कि हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है, इसको आउटसोर्स कर दो। उन्होंने क्या करा, एक आउटसाइड एजेंसी पकड़ी बेटा जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, और बहुत सारी आज की तारीख में आपको पता ही होगा बेटा, बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज है बेटा। बैंक के बाहर सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा होता है, बैंक भी बेटा उन्हीं से हायर करता है पर्सन। एटीएम के बाहर खड़ा होता है बेटा। स्कूल्स के बाहर आज की तारीख में जिन लोगों के घर में वेडिंग होती है बेटा, अगर उन्होंने आउट स्टेशन जाके वेडिंग करनी है तो वो भी क्या करते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ मंगवाते हैं एजेंसीज से। ठीक है ना बेटा, कि हमारे घर की सिक्योरिटी रहे। तो स्कूल ने क्या करा, मान लो कोई भी डैश सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड कोई कंपनी है, उसे कहा मैं तो तेरे को ठेका दे रही हूं अपने स्कूल के सिक्योरिटी का, तेरी जिम्मेदारी है स्टाफ भेजना, किस बंदे को तो भेजता है वो मेरी हेडेक नहीं है, कि कितनी सैलरी देता है मेरी हेडेक नहीं है। ठीक है ना। कितनी गन्स भेजता है मेरी हेडेक नहीं है, मेरी तरफ से तो मिलेंगे सिर्फ पैसे। तू देख कौन आएगा सुबह, तू देख रात को कौन आएगा, तू देख कितनी गन के साथ आएगा, क्या क्या हथियार होंगे, मुझे नहीं पता, सबके लाइसेंस तू इशू करा, मेरे से पैसे ले ले। तो बेटा स्कूल ने क्या करा बेटा, अपनी नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करने लग गया किसी आउटसाइड एजेंसी को। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा सैनिटेशन की बात करो, पहले क्या होता था, सैनिटेशन के लिए स्टाफ स्कूल मेंटेन करता था। ठीक है ना। जितना 4th ग्रेड होता था सब स्कूल मेंटेन करता था। फिर देख रहे हैं भाई इस क्लासरूम में पोछा लग गया कि नहीं, ये फ्लोर साफ हुआ कि नहीं। अगर आज बेटा एब्सेंट हो गए तो उसकी सिरदर्दी भी स्कूल ले रहा है कि किसी और को कैसे बुलाएं।
भाई ये तो बहुत बड़ा सिरदर्दी है, तो एजुकेशन कब कराओगे बेटा अगर इन सब पे ध्यान दोगे? तो बेटा आज की तारीख में स्कूल ने सैनिटेशन सर्विसेज भी आउटसोर्स करने लग गए, और बेटा बहुत सारी कंपनियां जो सैनिटेशन में एंटर हुई हैं, जो उनका कोर एरिया, जो उनका स्पेशलाइज्ड एरिया है बेटा। बाबू आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एंगल से सोचो, वो सैनिटेशन के लिए स्टाफ खुद मेंटेन करता होगा? सर उनका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग है, उनको वही करने दो। वो क्या करते हैं बेटा, किसी आउटसाइड एजेंसी को पकड़ा हुआ है कि सारे फ्लोर आप साफ करो कि स्टाफ आने से पहले पहले सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हैं कंपनियां, बड़े बड़े बेटा पोछा मारने की मशीन्स लेकर आती हैं। आपने तो खैर नहीं देखी होंगी, लेंथ भी इतनी होती होगी बेटा, एक क्वार्टर इस रूम का, यानी कि इतनी बड़ी मशीन होती है, 2 बार में पोछा मार के साफ हो जाती है। पूरा पूरा फ्लोर मिनट के हिसाब से साफ होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में देखना, कभी शायद कभी देखने का मौका मिले, क्या स्पीड होती है बेटा। तो बेटा ये सब आउटसोर्स आप करने लगे हो। धीरे धीरे बेटा दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है कि हम अपने कोर एक्टिविटी को फोकस करेंगे, नॉन कोर को आउटसोर्स करेंगे। मेरे एंगल से सोचो, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं इस चीज के ऊपर। बेटा मेरे एंगल से सोचो, अगर मैं ट्यूशन वाली बात करूं तो बेटा मेरा कोर काम आपको पता है ट्यूशन पढ़ाना है। नोट्स ये मेरा नॉन कोर काम है, ये मैंने आउटसोर्स किया हुआ है किसी आउटसाइड एजेंसी को, मैं बाहर से परफॉर्म कराता हूँ। अगर सीए वाले काम की बात करूं तो बेटा सीए का प्राइमरी काम ऑडिटिंग होती है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कहता है अकाउंट्स भी बना दो और ऑडिट भी कर दो, तो मैं कहता हूँ अकाउंट्स ठीक है मैं बनवा दूंगा आपके, मैं खुद नहीं बनाता हूँ। तो मेरे पास काम आता है, मैं दोनों के पैसे चार्ज करता हूँ, अकाउंट्स के भी और ऑडिट के, और बाहर से बेटा किसी फर्म से अकाउंट्स बनवा लेता हूँ, उनको उनकी पेमेंट कर देता हूँ, अपनी ऑडिट के रख लेता हूँ। तो बेटा मैं फोकस कर रहा हूं अपनी कोर एक्टिविटी पर, जिसमें मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है बेटा। नॉन कोर एक्टिविटी जो मेरे लिए सेकेंडरी एक्टिविटी है वो मैं आउटसोर्स कर रहा हूं बेटा, किसी ना किसी आउटसाइड एजेंसी को, ठीक है ना बेटा। और एग्जांपल की बात करूं बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जाकर, एप्पल, किसी के पास भी एप्पल फोन हो बेटा, आप पीछे घुमा कर देख लेना, फोन के पीछे लिखा होता है दिस फोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल इंक कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना। ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है एप्पल कैलिफोर्निया ने, लेकिन बेटा इसको असेंबल करा है चाइना ने। बेटा एप्पल क्या करता है, प्रोडक्ट के पार्ट बनाता है जिसमें बेटा उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जो उसकी कोर एक्टिविटी है। और लेकिन जब आउटसोर्सिंग का मुद्दा आता है, जब असेंबलिंग का मुद्दा आता है, तो उसने बेटा वो चाइना को आउटसोर्स कर रखा है, सारे पार्ट्स चाइना में भेज देता है बेटा। चाइना में बेटा बहुत सारी असेंबलिंग यूनिट लगी हुई हैं, चाइना में फोन असेंबल होता है बेटा, इंडिया वापस आ जाता है। यानी कि बेटा उसने असेंबलिंग को आउटसोर्स किया हुआ है। बस एक बात ध्यान रख लेना बेटा, आपकी क्या एक्टिविटी कोर है, क्या नॉन कोर है, ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए सैनिटेशन इज अ नॉन कोर एक्टिविटी। एंड व्हाट अबाउट हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी कोर है या नॉन कोर? हॉस्पिटैलिटी का मतलब आप समझ सकते हो, जितने स्टाफ को 2-3 बार चाय पिलानी है, ये कोर होगा नॉन कोर? अगेन नॉन कोर। मैन्युफैक्चरिंग इज द कोर एक्टिविटी। तो उन्होंने इसके लिए भी बेटा क्या कर रखा है, किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर रखा है। वो आते हैं बेटा, बड़ी बड़ी मशीन्स लेकर आते हैं कॉफी और टी बनाने की, जो 1-1 मिनट में बेटा हजारों कप टी बनाती है, हजारों कप कॉफी बनाती है, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक के टेबल पे बेटा वापस। बहुत तेजी के साथ ये काम होता है बेटा। हॉस्पिटैलिटी अगेन बेटा रिलायंस के लिए एक नॉन कोर एक्टिविटी है बेटा, ये भी आउटसोर्स की हुई है। लेकिन बेटा अब मैं एग्जांपल चेंज करता जाऊंगा, देखना। अब देखा आपने एक बिजनेस के लिए सैनिटेशन और हॉस्पिटैलिटी नॉन कोर एक्टिविटी है रिलायंस के लिए, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोर हो सकता है, जैसे कि होटल। होटल के लिए हॉस्पिटैलिटी क्या है, कोर और नॉन कोर? कोर यार। अगर होटल खाना ही नहीं खिलाएगा तो करेगा क्या? आप खाने का ऑर्डर करो और होटल जाके दूसरे होटल से लेके आ रहा है, तो करोगे क्या खुद भाई? आपकी कोर एक्टिविटी हॉस्पिटैलिटी है। अगर हॉस्पिटैलिटी कोई अगर आपने आउटसोर्स कर दिया, फिर बचा ही क्या आपके पास बेटा? देखो होटल के एंगल से सोचोगे वो क्या कर सकते हैं, वो किस चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं? लॉन्ड्रिंग, रूम रेंटिंग की सर्विस होती है बेटा। होटल में बहुत सारे रूम है बेटा। अब क्या होता है, ब्लैंकेट्स हैं, टॉप शीट्स हैं, गंदी हो जाती हैं बेटा, आप क्या करते हो, उनकी लॉन्ड्री करा सकते हो बेटा आउटसोर्स, क्योंकि वो नॉन कोर एक्टिविटी है। अब होटल बैठ के धोए, उसके लिए स्टाफ रख के, ये समझ नहीं आता बेटा। आज की तारीख में आप फोकस कर रहे हो अपनी कोर एक्टिविटी पे बेटा, नॉन कोर को आउटसोर्स करे जा रहे हो, ठीक है ना बेटा। सहारनपुर नगर निगम के एंगल से सोचो,
सैनिटेशन उनके लिए कॉर है या नॉन कॉर? कॉर। सर आपकी गली में इतना सारा स्टाफ आता है बेटा साफ सफाई के लिए, अगेन ये स्टाफ कौन मेंटेन करता है? सहारनपुर नगर निगम। उनके लिए बेटा सैनिटेशन इज द कॉर एक्टिविटी। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैनिटेशन नॉन कॉर नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हॉस्पिटैलिटी सिक्योरिटी नॉन कॉर नहीं हो सकती। डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ बिजनेस कुछ चीजें कॉर हो जाती हैं, कुछ नॉन कॉर हो जाती हैं। तो कुछ बिजनेस के लिए बेटा सैनिटेशन कॉर हो सकता है, कुछ के लिए हॉस्पिटैलिटी कॉर हो सकता है। कॉर एक्टिविटी कोई आउटसोर्स नहीं करता, हमेशा नॉन कॉर ही आउटसोर्स की जाती है। बात समझ में आई? क्लियर है बात? बढ़े आगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, शायद क्लैरिटी तो आनी शुरू हुई होगी। ठीक है बेटा। बाबू आउटसोर्सिंग टॉपिक निकालना फटाफट से। जहां पर हमने बेटा ई बिजनेस के रिस्क खत्म करे थे वहां पर बेटा टॉपिक लिखा गया होगा। लिखा गया ना आउटसोर्सिंग? बेटा आउटसोर्सिंग का सिंपल मतलब है, देख लो बेटा, आउटसोर्सिंग मींस अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। बिजनेस के बाहर से एक सोर्स ढूंढना। ठीक है ना बेटा? बाबू 3 हेडिंग लिखी गई हैं और ये 3 फीचर हैं बेटा आउटसोर्सिंग के। पहला फीचर है आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, यही लिखा गया बेटा बाबू, और मैं समझा चुका हूं, है सर? अच्छा बेटा 3 फीचर हैं आउटसोर्सिंग के, लिखा गया पहला फीचर आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, और ये मैं समझा चुका हूं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, बाहर काम देना बेटा। सेकेंड फीचर लिखा गया जनरली नॉन कॉर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, ये भी मैं समझा चुका हूं बाबू। नॉन कॉर क्या होता है, कॉर क्या होता है समझा चुका हूं, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, और जनरली आप नॉन कॉर को ही आउटसोर्स करते हो। कॉर को आउटसोर्स कर दिया फिर बचा क्या? आप खुद सोचो बेटा, बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, मैंने पढ़ाने के लिए स्टाफ रख दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ही क्या? कॉर एक्टिविटी कभी आउटसोर्स नहीं की जा सकती, हमेशा नॉन कॉर चीजें आउटसोर्स होती हैं। और बेटा थर्ड हेडिंग लिखी है प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट, है ना? ये मैं समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझना, मेरी तरफ देखना बेटा। कई बार क्या होता है, आप एक प्रोसेस को आउटसोर्स कर देते हो बेटा। एक मेरी तरफ देखना, आप कोई कंपनी हो बेटा जो क्या करेगी, फैब्रिक खरीदती है और बेटा बाद में क्या करती है, कोट पैंट बेचती है। आप कोई कंपनी हो बेटा, फैब्रिक खरीदते हो, आप हो ब्लैकबेरी, आप कोई कंपनी हो ब्लैकबेरी, फैब्रिक खरीदते हो और फिर बेटा बाद में कोट पैंट बनता है, बेचते हो। आपको पता है बीच में कितनी सारी प्रोसेसेस शामिल है। देखो सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर कटिंग होगी बेटा, कटिंग हो गई, फिर बेटा क्या होगा, स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग कर दिया आपने, फिर क्या होगा बेटा बाबू, कहीं ना कहीं जितने भी बेटा जिप है या बटन्स हैं ये लगेंगे इसके ऊपर। उसके बाद कहीं ना कहीं बेटा इसकी प्रेसिंग होगी, उसके बाद आयरनिंग मतलब, उसके बाद कहीं ना कहीं पैकेजिंग होगी, उसके बाद जाकर कोट पैंट बिकने के लिए रेडी है। आपको तो अंदाजा नहीं होगा बेटा, बहुत बड़ी बड़ी फर्म अपनी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा आउटसोर्स कर देती हैं बेटा, ठीक है ना। और लोग बेटा इसमें कितने पैसे कमा लेते हैं आप ये नहीं सोच सकते, ठीक है ना। आपको समझाता हूं बेटा, मेरे एक दोस्त ने एक फैक्ट्री लगाई सिर्फ जीन पे बटन लगाने की। मैंने कहा कितने रुपए मिलते हैं तेरे को जीन पे बटन लगाने के? कहता है एक जीन पे 1 रुपया। मैंने कहा यार तेरे को क्या बचता होगा, कितने की मशीन है? कहता है 1 लाख रुपए की। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, 1 लाख रुपए की मशीन लगा के रोज 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहा है? कहता है देख बात सुन, सहारनपुर में ऐसी बहुत सारी हौजरी फर्म्स हैं जो क्या करती हैं, जीन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कहता है मान ले मेरे पास 20 फर्म का काम है और रोज एक फर्म 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर कर रही है भाई। तो बेटा उसने क्या करा, 5 मशीनें खरीदी, 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। कहता है मैंने 20 फर्म का काम पकड़ा जो 1-1 हजार जीन्स मुझे डेली बेसिस पे देती है, डेली बेसिस पे। उस कंपनी के एंगल से सोचो यार, जो उसको 1000 जीन्स डेली बेसिस पे देती है, उसने सोचा यार मैं क्यों सिरदर्दी लूं बटन लगाने की, 1 रुपए का बटन बाहर से लगवा लूंगी, 1 लाख की मशीन मैं क्यों खरीदूं। उसने तो बेटा सामने वाले को दिया, लेकिन सामने वाला भी उसमें ठीक ठाक कमाई कर रहा है, क्योंकि वो 20,000 जींस रोज की बटन लगा रहा है बेटा, रोज की 20,000 रुपए की कमाई। मान लो 50 पैसे की उसकी कॉस्टिंग भी आती हो, थोड़ी बहुत बिजली भी रखती हो, तो बेटा 10,000 तो फिर भी वो डेली बेसिस पे कमा रहा है सिर्फ बटन लगाकर।
आप ये नहीं सोच सकते बेटा कंपनी पैकेजिंग आउटसोर्स कर देती है, जिसमें डब्बे खुद बनाए होते हैं, अपना ट्रेडमार्क लगा होता है बेटा, डब्बे भी बेचती है सामने वाले के घर और कहती है एक डब्बा पैक करने का तेरे को 50 पैसे मिलेगा। और बेटा पर्सन ने अपने नीचे 50-50 स्टाफ बिठाया हुआ है बेटा, जो सिर्फ पैकेजिंग कर रहा है, जो 50 पैसे में एक डब्बा पैक करने में ही बेटा दिन के हजारों रुपए कमा रहे होते हैं। तो बेटा आप क्या करते हो, कई बार अपनी एक प्रोसेस को आउटसोर्स कर देते हो टू अ कैप्टिव यूनिट। कैप्टिव यूनिट मतलब उस यूनिट को जिसके पास उस चीज की मशीनरी है। कई बार अपने आप एक प्रोसेस का पार्ट ही आउटसोर्स कर देते हो किसी कैप्टिव यूनिट को। कैप्टिव यूनिट का मतलब है जिसके पास उस चीज की मशीनरी है। मैंने बेटा लोगों को आयरनिंग आउटसोर्स करते हुए देखा है। सहारनपुर के कई फर्म को मैं ऐसी जानता हूं बेटा जो इनर बनाती हैं, बहुत सारे। सहारनपुर में हौजरी का काम बहुत मोटे स्केल पर है, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो तो, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। हीरन मरान जैसी बड़ी मार्केट है, आधे से ज्यादा बेटा अपने इनर वियर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और बड़ी बड़ी मंडियों में बेचते हैं, दिल्ली तक, देहरादून तक, पता नहीं कहां कहां बेचते हैं बेटा। इनर वियर मैन्युफैक्चर करने के बाद इन्होंने आयरनिंग आउटसोर्स की हुई है। आयरनिंग, सिर्फ आयरनिंग, और एक बेटा इनर आयरन करने का 1 से 1.5 रुपया मिलता है बस, और उसमें भी बेटा लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो बेटा आउटसोर्सिंग, आज की तारीख में लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। उनकी कोर एक्टिविटी है इनर वियर को मैन्युफैक्चर करना, ना कि आयरनिंग करना। तो वो नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देते हैं किसी कैप्टिव यूनिट को, किसी ऐसी यूनिट को जिसके पास बेटा आयरनिंग की अच्छी मशीन्स हो, जिनके पास बटन लगाने की अच्छी मशीन्स हो बेटा, या जिनके पास बेटा पैकेजिंग के लिए अच्छा मटीरियल, अच्छी मशीन्स है। और इसमें भी बेटा लोग लाखों कमा लेते हैं। बात समझ में आई बेटा, आउटसोर्सिंग क्या चीज है, ठीक है ना। तो 3 फीचर थे बेटा। आउटसोर्सिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सामने वाले को बेटा चीजें को परफॉर्म कराना। आउटसोर्सिंग जनरली नॉन कोर एक्टिविटी की जाती है, और कई बार बेटा आप अपनी प्रोसेस का एक पार्ट ही आउटसोर्स कर देते हो किसी कैप्टिव यूनिट को, ठीक है जी। बाबू आपको बता देता हूं, अब स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग लिखा होगा एक टॉपिक, ठीक है ना, इसमें ना मेरिट्स लिखी गई हैं। मैं बेटा अभी मेरिट को पेंडिंग छोड़ रहा हूं, 5 मेरिट हैं। इसके बाद देखना बेटा एक टॉपिक है कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग, है टॉपिक कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग। दैट मीन्स लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में बेटा कुछ कंसर्न है, कुछ लिमिटेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। 4 लिखी गई हैं। सबसे पहली का नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी, और आपको बता देता हूं बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मेजर कंसर्न इन आउटसोर्सिंग। और मैं इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, सुनना बेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक ना हो जाए, और होता क्या है जनरली बेटा, आपका आउटसोर्सिंग पार्टनर संभाल नहीं पाता किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और डर रहता है बेटा कहीं कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर ना निकल जाए। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं आपको, ठीक है ना। पहले एग्जांपल बैंक का देता हूं बेटा। बैंक के एंगल से सोचो, बैंक का कोर एक्टिविटी है बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना, चेक फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर, ये बैंक की कोर एक्टिविटी है, ठीक है ना। या बैंक की कोर एक्टिविटी है वो प्लास्टिक कार्ड प्रिंट करना, जिसको आप डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हो। बैंक खुद करता होगा प्रिंट डेबिट कार्ड, मशीनें लगा रखी होंगी डेबिट कार्ड प्रिंट करने की बैंक ने, बताओ पक्का? ये तो पता है कि नहीं करता होगा यार, बता दो यार, नहीं करता होगा ना। तो बैंक क्या करता है, ये एक्टिविटी को आउटसोर्स करता है किसी आउटसाइड एजेंसी को जो प्लास्टिक कार्ड बनाती है, ठीक है ना। लेकिन बैंक को उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है क्लाइंट की। आप बैंक के नॉर्म्स जानते हो कितने तगड़े हैं। मैं बोलता हूं आपके पापा का अकाउंट है किसी बैंक में, और आप एक लेमैन हो, एक आम आदमी हो, आप गए, आपने बोला कि मेरे पापा का बैंक अकाउंट है, मेरे पापा के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है बताना, बता देगा बैंक? सो सोचो बता देगा क्या? आपने कहा क्या होगा, मेरे पापा है भाई, डीएनए ला दूं क्या प्रूफ, मेरे ही पापा है, मेरे को बताने में क्या दिक्कत है, बता देगा। हस्बैंड को बता देगा कि वाइफ के अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके बेटा चाचा जी ने लोन लिया हुआ है, आप चाहते हो पता लग जाए लोन अमाउंट कितना ड्यू है, बता देगा? कुछ नहीं बताएगा। बैंक के नॉर्म्स भाई खतरनाक हैं। बैंक अपने हर क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को पूरा कॉन्फिडेंशियल रखता है, पूरा कॉन्फिडेंशियल। आप ये सोचो बेटा, बैंक ने तो कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन करी, लेकिन हुआ क्या, जब वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनवाता है किसी आउटसाइड एजेंसी से, तो अपने सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उसे पास ऑन करनी पड़ती है। क्योंकि बेटा क्या होता है, कार्ड के पीछे आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, पता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक।
उस पट्टी को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इंक। सारी इंफॉर्मेशन उसी में स्टोर होती है। आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, सब कुछ, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, सब कुछ उसी कार्ड के अंदर है, उसी मैग्नेटिक इंक के अंदर। एक बार उसको खुरस दो बेटा, काम नहीं चलेगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा कार्ड। करके देख लेना एक बार। सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर है। और वो स्टोर कौन करता है बेटा, जिसने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनाया, तो यानी कि बैंक ने उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी होगी। बेटा आपके नॉर्म्स अप टू द मार्क हैं, उसके हैं कि नहीं है ये कौन जानता। और गलती से अगर उसने कुछ लीक कर दिया तो हो गया काम बेटा। ये लिमिटेशन है आउटसोर्सिंग की, कि आउटसोर्सिंग में बेटा कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो नहीं पाती। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे एंगल से शायद ज्यादा क्लैरिटी हो। जब बाबू मैं सीए कर रहा था, मेरा पहला दिन था ना इंटर्नशिप पर, बिल्कुल पहला दिन। मैं अपने सीए के ऑफिस पहले दिन गया, 3 साल तक मुझे रहना था अपने सीए के ऑफिस। तो मेरे सीए ने मेरे को एक बात समझाई कि मनीष अभी आप शुरुआत कर रहे हो सीए की, ये बात जरूर ध्यान रखना कि क्लाइंट आपके सामने पता नहीं क्या क्या शेयर करेगा। और सीए का तो मेन काम आप समझ सकते हो बेटा कैसा सा होता है। कहता है क्लाइंट तो पता नहीं क्या क्या गा देगा आपके आगे कि उसने क्या क्या किया हुआ है, पर ध्यान रखना आपके अगर कोई बात आपको पता लगती है क्लाइंट के थ्रू, वो बात आगे नहीं जानी चाहिए। सीए के एथिक्स हैं ये कि कभी भी किसी क्लाइंट के इंफॉर्मेशन फर्दर पास ऑन मत करो, कभी शेयर मत करो। आपको पता नहीं क्या क्या पता लगेगा किसी क्लाइंट के बारे में। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। और भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं किसके बारे में हम क्या क्या जानते होते हैं, पर हम कभी बताते नहीं, ठीक है ना। ये हमारे एथिक्स हैं, इसके ऊपर ही चल रही है बेटा दुनिया। सीए का काम ही बड़ा ट्रस्ट का काम है। एक बार ट्रस्ट गया तो बेटा सारा काम भी गया, ये समझ लेना। अब होता क्या है, मेरे तो बेटा एथिक्स अप टू द मार्क है। अब एक बात समझो, एक क्लाइंट मेरे पास आया, मान लो सौरनवुड की बड़ी रेप्यूटेड फर्म आई मेरे पास और मुझे कहती है एक काम करो, मेरे अकाउंट्स भी बना दो, ऑडिट भी कर देना। मैंने कहा ठीक है सर, अकाउंट्स बन भी जाएंगे, ऑडिट भी हो जाएंगे। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। आप खुद सोचो, अगर मैं उसके अकाउंट्स बनाऊं और फिर चेक करूं, मैं अपनी गलती निकाल लूंगा? भाई कोई इंसान अपनी गलती भी निकालता है कि अगर मैंने अकाउंट्स बनाए हैं ना बेटा, मैं कभी अपनी गलती नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं कभी बनाता ही नहीं खुद। उसने मुझे दोनों के पैसे दिए, मान लो अकाउंट्स बनाने के उसने मुझे 10,000 दिए और ऑडिट करने के 20,000 दिए, 30,000 दिए। और मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक आउटसाइड एजेंसी को पकड़ा, मैंने इसके अकाउंट बनाने हैं बेटा, तेरे को 10,000 मिलेंगे जैसे अकाउंट बना। वो एक बीकॉम पास लड़का है बेटा जो अकाउंट्स बना रहा है, जो मेरे एथिक्स हैं और जो उसके एथिक्स हैं बेटा बराबर एक जैसे। मेरे एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, उसको क्या पता एथिक्स क्या चीज होती है। बीकॉम करने के बाद उसने कौन सा एथिक्स सीखा। उसने अकाउंट्स तो बना दिए, मैंने 10,000 भी दे दिए, और हुआ क्या बेटा, मैंने ऑडिट कर दिया बेटा, पास ऑन कर दिया। मैंने तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सब दबा के रखी। लेकिन एक दिन तैस में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने गा दिया कि मेरे पास इस फर्म के अकाउंट्स बनने आए थे, पता कितनी सेल है, 80 करोड़। मैंने ही तो बनाया अकाउंट्स। और क्या हुआ बेटा, जो चीज मैं चाहता था ये बाहर ना जाए, वो बाहर चली गई। सर समझ रहे हो, जब भी आउटसोर्सिंग आप करते हो ना, तो आप तो अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, अपने सारे क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को, लेकिन हो सकता है आपके इस आउटसोर्सिंग पार्टनर के एथिक्स वैसे ना हो, और अगर वो गा देगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मेजर कंसर्न, इज द मेजर लिमिटेशन इन आउटसोर्सिंग। बात क्लियर, समझ आई बात? ओके बात, बढ़े आगे। सेकेंड हेडिंग है बेटा, सेकेंड लिमिटेशन है स्वेट शॉपिंग। स्वेट मतलब पसीना। बेटा आप आउटसोर्सिंग में सच मायने में पसीने की ही शॉपिंग करते हो। देखो बेटा, सिंपल सी एक बात समझाता हूं आपको। आप किसी भी इंसान की या तो फिजिकल लेबर की शॉपिंग करते हो, या बेटा आप क्या करते हो, उसको कोई नया काम नहीं सिखाना चाहते। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मेरी तरफ देखना बेटा। मेरे पास अकाउंट्स बनने आए और ऑडिट होने आए, जब मैंने सामने वाले को काम दिया तो अकाउंट्स बनाने का ही तो दिया। ये काम तो वो पहले भी जानता था, मेरे से कुछ सीख पाया वो, और मैं कभी चाहूंगा मेरे से कुछ सीखे वो, कि मैं उसे ऑडिटिंग सिखा दूं। कौन मारता है अपने पेट पे लात? बेटा मैं कभी उसको नया काम तो सिखाऊंगा ही नहीं। तो जो मैं शॉपिंग कर रहा हूं, उसके पसीने की शॉपिंग ही तो कर रहा हूं। मैं कौन सा उसकी मेंटल शॉपिंग कर रहा हूं? मैं कोई चाह रहा हूं मेरे से कोई नया काम सीख जाए। अकाउंट्स उसको पहले भी बनाने आते थे, अकाउंट्स ही मैंने उससे बनवा लिए, तो मैंने शॉपिंग क्या करी? मैंने तो स्वेट शॉपिंग करी। आउटसोर्सिंग पार्टनर को आप कभी कोई नई चीज सिखाना ही नहीं चाहते, कोई नहीं सिखाना चाहता बेटा नई चीज। आप खुद समझो बेटा, अगर मैं नोट्स किसी और से बना रहा हूं, टाइपिंग उसे पहले भी आती है, अगर मैंने आज उससे टाइपिंग ही करा ली तो मुझसे क्या सीखा वो?
मैंने कुछ सिखाया उसको? मैंने ट्यूशन पढ़ानी सिखा दी? कौन सिखाता है भाई ट्यूशन पढ़ाना? बेटा मैं कभी नहीं चाहूंगा वो मुझसे कुछ स्किल ले जाए, कोई मेंटल स्किल ले जाए, मुझसे कुछ सीख कर चला जाए। बेटा आप सिर्फ स्वेट शॉपिंग करते हो, सिर्फ पसीने की शॉपिंग, ठीक है ना। अमेरिका के एंगल से सोचो बेटा, एप्पल ने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे, चाइना भेज दिया, असेंबल करके दे दो। तो सर एप्पल ने कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना सिखा दिए? असेंबल तो उनको पहले भी करना आता था, आज भी असेंबलिंग ही ले रहे हैं बेटा, असेंबलिंग का ही काम कर रहे हैं। तो आपसे कुछ सीख पाया वो? आप कभी नहीं चाहते बेटा आपका आउटसोर्सिंग पार्टनर आपसे कोई नई चीज सीख जाए। आप बेटा उससे वही काम कराते हो जो उसको ऑलरेडी आता है, यानी कि आप जो उससे शॉपिंग करते हो बेटा सिर्फ स्वेट शॉपिंग करते हो, कभी उसके मेंटल स्किल्स की शॉपिंग कोई नहीं करता। समझ आई बात? ओके बात। थर्ड हेडिंग क्या है बेटा? एथिकल कंसर्न। बेटा ये बड़ी बड़ी तगड़ी हेडिंग है। देखो बेटा सामने देखना मेरी तरफ, बाबू एथिक्स भी एक मेजर कंसर्न आ जाते हैं आउटसोर्सिंग में। होता पता है क्या है बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज के ना नॉर्म्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। एप्पल के एंगल से सोचो, यूएसए में एग्जिस्ट करते हो, कैलिफोर्निया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपकी कंट्री में लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है बेटा। आपको पता है बेटा हमारे यहां पर भी एक लॉ है, मिनिमम वेज एक्ट, कि अगर आप किसी से एक दिन काम कराते हो आपको इतनी मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी, पर कोई नहीं देता। 300-400 रुपए दिहाड़ी दे देते हैं। चाइल्ड लेबर काम कर रही होती है, फीमेल लेबर काम कर रही होती है। आपके घर में आंटी आती है बर्तन मारने, छोटे छोटे बच्चे अपने साथ ले आती हैं। बेटा वो 10 का है 12 का है किसी को नहीं पता, वो भी झाड़ू पोछा कर रहा है। चाइल्ड लेबर, क्या इंडिया में लॉ नहीं है चाइल्ड लेबर पे? है, स्ट्रिक्टली फॉलो होता है? नहीं। डेवलपिंग कंट्री में बेटा जनरली कोई लॉ बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होते नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत तगड़े तरीके से होता है। गलती से ये काम अमेरिका में करा के देख दो बेटा, जेल ना होगी तो कह देना। और वहां मिनिमम वेज एक्ट बेटा बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि अगर आपने किसी से 6-7 घंटे काम करा लिया तो आपको $600-700 देने पड़ेंगे। तो भाई $600-700 देने पड़ेंगे अगर, तो भाई जान ही निकल जाएगी। बाबू इंडिया के हिसाब से तो रोज के 42,000 रुपए देने पड़ेंगे रफली। उनके लिए तो 600-700 रुपए ही है, हमारे लिए बेटा वो 42,000 है। हमें देख के हमें चौंक रहे हैं हम, लेकिन उनके लिए तो वो 600-700 रुपए ही है बेटा। दिन भर काम कराओगे तो 600-700 रुपए देने पड़ेंगे, आप ऐसे सोचो, ठीक है ना बाबू। अब एक बात सोचो, बाबू एप्पल ने क्या सोचा, यार हमारी कंट्री तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, हम नहीं कराते अपनी कंट्री से असेंबलिंग का काम। अगर हम दिन भर में एक असेंबलिंग करा लेंगे एक फोन की, और एक फोन असेंबल करने में मान लो बेटा 6 घंटे लग गए, तो हमारे तो 42,000 गए। फोन की कीमत तुम्हें पता नहीं कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, ये काम जान के किसी ऐसी कंट्री में परफॉर्म कराते हैं जहां लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, और वहां पर इस्तेमाल करते हैं बेटा चाइल्ड लेबर का और फीमेल लेबर का। उन्होंने चाइना को चूज किया इसके लिए, क्योंकि चाइना में भी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। उन्होंने क्या करा बेटा, वहां चाइल्ड लेबर और फीमेल लेबर का इस्तेमाल करा ताकि फोन असेंबल हो पाए। और बेटा आपको बता देता हूं, चाइल्ड लेबर और फीमेल लेबर के साथ ना आपको एक बेटा एडवांटेज मिलता है। अगर एक फुल फ्लेज आदमी को आप काम पर रखोगे ना, वो आपसे सैलरी ज्यादा मांगेगा। बच्चे के खर्चे नहीं है, फीमेल के खर्चे नहीं है, तो वो क्या करती है, थोड़ा कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाती है। तो अमेरिका ने क्या करा बेटा, एप्पल ने क्या करा, जान के चाइना को चूज करा जहां लॉ स्ट्रिक्ट नहीं था, और वहां पे भी जान के फीमेल लेबर और चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया बेटा, ताकि बेटा उनका फोन असेंबल हो पाए। मैं पूछता हूं ये कहां तक इथिकल है कि आप चुपचाप ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहां लॉ स्ट्रिक्ट नहीं था, और जान के आपने फीमेल लेबर और चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करा, बहुत सस्ते सस्ते पैसे में बेटा आप उनसे काम करा रहे हो। आज एक मजदूर को उठा लो बेटा, अगर वो 400 रुपए मजदूरी मांगेगा, एक बच्चे को उठा लो वो 200 रुपए में काम कर जाएगा। वो मानते हो ना ये बेटा, एक फुल फ्लेज आदमी के खर्चे थोड़े ज्यादा है, चाइल्ड लेबर कम लेगी आपसे पैसा, चाइल्ड कम लेगा, फीमेल कम लेगी पैसा आपसे। तो बेटा ये किया था, क्या ये इथिकल है? तो आप समझ ही रहे होंगे कितना को इथिकल है ये, ठीक है ना, बात समझ में आई। एंड फोर्थ लिमिटेशन इज रिसेंटमेंट इन द होम कंट्री। बेटा कई बार आउटसोर्सिंग की वजह से आपकी खुद की कंट्री आपसे नाराज हो जाती है। क्यों नाराज हो जाती है? सुनो बेटा, एप्पल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब आप समझ सकते हो यार एप्पल का क्या नाम है और किस तेजी के साथ, इंडिया के एंगल से सोचो कितनी तेजी के साथ हम फोन खरीदते हैं। एप्पल के पूरे साल भर के टारगेट बेटा 20 मिनट में तो पूरे हो जाते हैं इंडिया में। वो सोचते हैं मैं इतने फोन बेचूंगा पूरे साल भर में, 20 मिनट में उतने फोन की बुकिंग हो जाती है। तो बेटा सोचो, एप्पल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने देश में क्रिएट कर सकता था, अगर असेंबलिंग अपने देश से कराता तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती।
उसने बेटा अपने देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करके चाइना में क्रिएट कर दी वो सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो कई बार आपकी कंट्री इससे खुद नाराज हो जाती है कि आप ये कर क्या रहे हो, अपने देश को काम देने की बजाय आप दूसरे देशों में काम दे रहे हो सिर्फ पैसा बचाने के लिए। क्योंकि वो काम बेटा अमेरिका में 600-700 डॉलर में होता और वहां वो काम सिर्फ 200-300 रुपए में हो रहा था। 42,000 वर्सेस 200 रुपए, दिस इज द डिफरेंस। और अमेरिका बेटा ये पैसे बचाने के लिए क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूसरे देश को दे रहा है। इसी वजह से आपकी कंट्री आपसे नाराज हो जाती है। समझ आई बात? ओके बात, चारों लिमिटेशन क्लियर। एक काम कर दो बस, मुझे एक बार थर्ड लिमिटेशन एथिकल कंसर्न पढ़ के बता दो, समझ आई क्या? चलो खैर, वैसे एक बात बताता हूं, आज की तारीख में आपकी कंट्री आपसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि आप मानोगे चाइना में आज की तारीख में असेंबलिंग की वजह से किसी को भी क्या हो रहा है बेटा, किसी को भी जॉब नहीं मिल रही। एक्स्ट्रा बात के तौर पे एक बात बता रहा हूं, नाउ द 100% phones are assembled by robots in China. 100% ऑफ द फोन। आप मानते हो, आप इंडिया में किसी भी फोन के यूजर हो, XYZ कंपनी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जिसके मर्जी आप यूजर हो, आपको पता है इंडिया में जितने भी फोन आप चला रहे हो, कोई भी चला रहा है, वो सारे के सारे फोन असेंबल चाइना में ही हुए होंगे, पूरे 100 के 100%, 99 नहीं, पूरे 100 के 100% फोन चाइना में असेंबल हुए होंगे। और चाइना में बेटा एक भी इंसान ने हाथ नहीं लगाया होगा फोन को, वो सारे रोबोट्स ने असेंबल किए होंगे। इनिशियली दिस वर्क इज डन बाय द फीमेल एंड द चाइल्ड, नाउ बेटा दे आर 100% शिफ्टेड टू रोबोट्स। ठीक है बेटा, मैं बोलता हूं चलो, आपने बेटा, आपकी कंट्री नाराज नहीं हुई इस बात को लेकर कि आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, दूसरे देश में भी एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिला क्योंकि रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा चाइना जरूर जा रहा है। पैसे तो जा ही रहे हैं यार चाइना में। अच्छा, आपको पता है इंडिया भी बहुत तगड़े लेवल पे आउटसोर्सिंग पकड़ता है, बहुत सारी कंट्री का आउटसोर्सिंग पार्टनर है इन आईटी। याद है मैं एक दिन बात बोल चुका हूं, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू रशिया। इंडिया इज रैंक 2 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर आपको बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की वेबसाइट इंडिया से बनवाई जाती है। बनाता कौन है? अगेन दो ही कंपनियां बहुत तगड़ी मानी जाती हैं बेटा, एक TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड सेकेंड वन इज इन्फोसिस। यार ये दोनों बहुत बहुत तगड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना बाबू। अगर आप देखोगे अमेरिकन गवर्नमेंट को वेबसाइट बनवानी है इन्फोसिस, जापानीज गवर्नमेंट को वेबसाइट बनवानी है TCS, इन दो कंपनी से ही बनवाई जाती है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट। अगर मोस्ट ऑफ द कंट्री की गवर्नमेंट वेबसाइट देखोगे तो इन्फोसिस या TCS ही बना रहा होता है। आपके देश में GST की वेबसाइट इन्फोसिस ने बनाई है, आपके देश की इनकम टैक्स की वेबसाइट इन्फोसिस ने बनाई है। तो अब समझ सकते हो यार किस लेवल का काम इंडिया में भी आता होगा IT का। एग्जैक्ट फिगर भी बता दूंगा। 5th मेरिट निकाल लो पहले, फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5th मेरिट होगी बेटा, 5th मेरिट है फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना बेटा 5th मेरिट। इधर देखना मेरी तरफ, कहता है आउटसोर्सिंग की वजह से इकोनॉमी डेवलप करती है, और बेटा करती है। मैं इंडिया के एंगल से सोचने को कह रहा हूं, एग्जाम्पल भी यही IT का दे रहा हूं। आपको बता देता हूं हर साल इंडिया में IT का कितना बिजनेस आता है बेटा, ज्यादा नहीं, $9,000 करोड़। ये हमें सिर्फ आउटसोर्सिंग से आता है इन द फील्ड ऑफ IT ओनली। अभी तो बहुत सारे सेक्टर और रह गए। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम जो इंडियन कंपनी रिसीव करती है बाहर से एज अ आउटसोर्सिंग पार्टनर, वो $9,000 करोड़ है। सर जब इतना पैसा हमारे देश के अंदर आएगा क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी? दिस इज फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आपको ये पता लगेगा जो मैं स्टैट बोल रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रू है। 4th या 5th लास्ट लाइन से रीड करना शुरू करो बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलता है कि $150 बिलियन का काम आता है, इसका 60% इंडिया से परफॉर्म कराया जाता है, कुछ ऐसे करके बोलता है। और बोलता भी है बेटा 150 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब इतने करोड़ है, 100 करोड़ शायद लिखा होगा, ठीक है ना बेटा। तो $9,000 करोड़ का काम इंडिया रिसीव करता है हर साल इन IT। बाकी अभी बहुत सारे सेक्टर रह गए, आपको पता भी नहीं होगा। खैर मैं एक बात और बोल दूं,
आपको पता है बेटा बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज बेटा इंडिया में आउटसोर्स की जाती है। मेरी तरफ देखना, आपको तो अंदाजा नहीं होगा बेटा, हमें लगता है ना इंडिया की मेडिकल सर्विसेज महंगी हैं, भाई बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती। आप सोचो बेटा आपके शहर में कितने MBBS MD डॉक्टर DM डॉक्टर बैठे हैं जो 600 रुपये में कंसल्टेंसी दे देते हैं। DM के बाद कोई डिग्री नहीं होती बेटा। अगर कोई, मैं किसी डॉक्टर का खैर नाम नहीं लेता, XYZ डॉक्टर है, ही इज DM इन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोलॉजी, ही इज DM इन न्यूरोलॉजी, तो नसों में उससे ज़्यादा पढ़ाई कोई कर नहीं सकता। DM अंत होता है बेटा पढ़ाई का डॉक्टरी के फील्ड में, ठीक है ना बेटा। अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है बेटा, DM की पढ़ाई करी है तो उसके बाद कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बचा, उससे ज़्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं करी, वो अंत है बेटा पढ़ाई का, ठीक है ना बेटा। 600 रुपये में कंसल्टेंसी दे रहा है, आपको जरूर महंगी लग रही होगी, लेकिन भगवान ना करे अगर आपका कोई अमेरिका में रिश्तेदार हो, भगवान ना करे वो हॉस्पिटलाइज हो जाए 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में 1 करोड़ रुपए बिल आएगा हॉस्पिटल का। 1 करोड़ रुपए, इतनी महंगी सर्विस है बेटा वहां पर मेडिकल। तो आप सोच कर देखो, हम तो बहुत सस्ती सर्विस में जी रहे हैं। और आपको बता देता हूं बेटा, बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज इंडिया में आउटसोर्स की जाती है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बेटा, रात को कोई इमरजेंसी केस आता है ना बेटा, हमेशा इंडिया से बेटा कंसल्टेंसी ली जाती है। क्योंकि देखो पता है क्या चक्कर है, अमेरिका में जब रात हो रही होती है, पहली बात तो इंडिया में दिन हो रहा होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरी बात, वहां पर डॉक्टर को उठाएंगे वो कंसल्टेंसी सर्विस बहुत मांगेगा। आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल मेंटेन कर रहे हो, ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल खुद टेस्ट करते हैं बेटा, रिपोर्ट के लिए जो कंसल्टेंसी चाहिए वो इंडियन डॉक्टर को भेज देते हैं। आज की तारीख में तो ईमेल, वीडियो कॉलिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बड़ी सारी फैसिलिटी है। और बेटा वीडियो कॉलिंग पे कंसल्टेंसी ली जाती है। इंडियन डॉक्टर को कितना पे करना है, वही 600-700, क्योंकि यहाँ तो दिन है, यहाँ तो उसकी सर्विस उतनी ही सस्ती है बेटा, ठीक है ना। वहाँ बहुत महंगी है, पहली बात वहाँ रात है, और वैसे ही मेडिकल सर्विसेज बहुत महंगी है। तो बेटा इंडिया बहुत अर्न करता है आउटसोर्सिंग से आज की तारीख में। और मैं तो खाली IT का एग्जाम्पल दिया, मेडिकल सर्विसेज में बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बेटा क्या इन सब चीज़ों से इकोनॉमी डेवलप करती है? 100% बेटा, बाहर का पैसा आप देश में ला रहे हो। बात क्लियर हुई बेटा? फोर्थ लास्ट मतलब फोर्थ हेडिंग क्या है? सेकंड लास्ट, ग्रोथ थ्रू अलायंस। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ थ्रू अलायंस। बेटा कहता है अलायंस बनाने से दोनों की ग्रोथ होगी, और होगी बेटा। यहां एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 वाली बात समझने की कोशिश करना। लो बेटा मेरी तरफ देखना, बाबू मेरे एंगल से सोचो, मेरे पास काम आया ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग, 30,000 मिले। बेटा मैं चाहता खुद भी कर लेता, मैंने कहा मैं अपनी गलती क्यों निकालूंगा, मैं कहता हूं कोई नहीं, तुम एक बंदे ने मेरे साथ अलायंस कर रखा है, वो अकाउंटिंग करता है, मैंने कहा ले मेरे तो थ्रू तेरी ग्रोथ होगी, तेरे थ्रू मेरी होगी। मैंने क्या करा, उसे अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दी, 10,000 दे दिए। मैंने कहा ले तू भी कमा, मैं तो कमा रहा हूँ ऑडिटिंग से, तू बेटा अकाउंटिंग से कमा। ऐसा ही वो भी करता है मेरे साथ। बेटा जब उसके पास ऑडिटिंग और अकाउंटिंग आती है तो उसको ऑडिटिंग नहीं आती, वो पकड़ता काम दोनों है, खुद अकाउंटिंग करता है, मेरे से ऑडिटिंग कराता है, मुझे उसके पे करता है। तो बेटा आउटसोर्सिंग में दोनों का फायदा है। अलायंस रखेंगे तो दोनों कमाते चले जाएंगे, ग्रोथ थ्रू अलायंस, उसकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी। क्लियर बात? थर्ड हेडिंग क्या है बेटा? कॉस्ट रिडक्शन। यही है ना बेटा बाबू, कॉस्ट रिडक्शन। मेरी तरफ देखना बेटा, क्या बचा? कहता है कॉस्ट बचने लगी आपकी, कॉस्ट रिडक्शन। बेटा स्कूल के एंगल से सोचो, लाइसेंस वो बनवा रहा है क्या गन का, गन वो खरीद रहा है, बचने नहीं लगी कॉस्ट। स्कूल ने क्या करा बेटा, सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसोर्स करी ना, पैसा आपका ही तो बचने लगा। एक गन का लाइसेंस बनवाने लगो 1 लाख रुपए चाहिए। आप 8 लोगों के लिए गन बनवाते थे, 8 लाख खर्च करते थे, फिर गन खरीदते थे, 1 लाख की पिस्टल है, राइफल 4-4 लाख रुपए की। बेटा 50-60 लाख तो खर्च कर दिया आपने सिक्योरिटी में। आपको क्या जरूरत है बेटा, सीधा आउटसाइड एजेंसी को हायर करो ना बेटा। सिक्योरिटी सर्विसेज कोई कंपनी है बेटा, उनको आपने बुलाया, उनको बोला मेरे को 10 स्टाफ चाहिए, आपको क्या मिलेगा बेटा, लेना 1 लाख रुपए मिलेगा 10 बंदों का, महीने का 1 लाख दूंगा। करो बेटा, ध्यान रखो मेरे स्कूल के। और आपको बता देता हूं बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा साइन होता है कि अगर एक पंखा भी चोरी हो गया ना स्कूल से, तो बेटा वो कंपनी देती है। एक बल्ब भी उठ गया ना तो कंपनी देगी। ये कैसे उठ गया, ठीक है ना, याद कराना, इस पे एग्जांपल दूंगा अभी जाते टाइम। समझ आई बेटा? तो स्कूल की बेटा कॉस्ट बचने लगी,
बाबू अगर आपने बेटा सैनिटेशन ही आउटसोर्स करा तो यार इतने बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर स्कूल ने खरीदे थोड़ी, उसकी कॉस्ट नहीं बची वैक्यूम क्लीनर की। बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक मोब आते हैं, जो पोछा मारने की बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उसकी कॉस्ट नहीं बची आपकी। ये कौन लाएगा बेटा? वही कंपनी जिसको आपने सैनिटेशन आउटसोर्स किया। तो बेटा इस एक्सटेंट तक आपकी कॉस्ट बचने लगती है। दिस इज कॉस्ट प्रोडक्शन। क्लियर बात? बढ़े आगे। सेकेंड हेडिंग इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस और फर्स्ट वन होगी फोकसिंग ऑफ अटेंशन। बेटा मैं सबसे पहले सेकेंड हेडिंग की बात करता हूं, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। बेटा क्लाइंट के एंगल से सोचना, मेरे वाला एग्जांपल रखो दिमाग में। मैं क्लाइंट के एंगल से सोचने को अगर आपको कहूं तो उसको तो यार मेरी एक्सीलेंस एज वेल एज मेरी आउटसोर्सिंग पार्टनर की एक्सीलेंस का बहुत बढ़िया फायदा मिला। बेटा आप सोचो, वो तो मुझे काम देकर गया कि मनीष जी बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे, 30,000 रुपये दे दिए, ऑडिटिंग अकाउंटिंग बहुत अच्छा कर देंगे, तो सी है तो ठीक है। मेरे एंगल से सोचना, मैंने सोचा यार मनीष तू अकाउंट्स क्या बनाएगा, तू अकाउंट्स में परफेक्ट थोड़ी है, तू तो अकाउंट्स चेकिंग में परफेक्ट है, तू क्यों बनाता है? बाहर से करा किसी बढ़िया फर्म से, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगना चाहिए। मैंने सबसे तगड़ी फर्म पकड़ी बेटा सहारनपुर की, जो अकाउंट्स बहुत अच्छे बनाती है। मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, मैंने कहा अकाउंट्स बढ़िया बनने चाहिए। तो बेटा वो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग में, उसने अकाउंट्स बहुत अच्छे बनाए, मैं एक्सपर्ट हूँ ऑडिटिंग में, मैंने चेकिंग बहुत अच्छी करी। क्लाइंट के एंगल से सोचो, उसको तो हम दोनों की एक्सीलेंस का फायदा मिला। तो आउटसोर्सिंग में बेटा यही होता है। अगर आप एक बैंक की सर्विस ले रहे हो, एक बैंक बहुत अच्छा बहुत अच्छी सर्विस देता है, बेटा वो कार्ड जिससे प्रिंट कराता है वो कंपनी भी बेटा इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कार्ड भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, ना टूटता ना मैग्नेटिक इंक खराब होती। तो आपको तो एक्सीलेंस का, दोनों के एक्सीलेंस का फायदा मिला। एज अ कस्टमर सोचो आप बेटा, तो क्या होता है आउटसोर्सिंग में? क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। आप बेटा जिसको काम आउटसोर्स कर रहे हो, आउटसोर्सिंग पार्टनर और उसके खुद की बेटा एक्सीलेंस का फायदा उठा रहे हो। एंड फर्स्ट हेडिंग इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन। बेटा कभी भी आपकी अटेंशन बटने नहीं पाती, क्योंकि आप अपनी नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हो, कोर एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। देखो एक बात बता देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन जॉब 8-9 घंटे की होती है और कोर एक्टिविटी 3-4 घंटे की। पहले क्या करता था स्कूल? सैनिटेशन खुद, 4th ग्रेड खुद, सिक्योरिटी सर्विसेज खुद। 9 घंटे तो इसी दिमाग में टेंशन में रहता था, आज वो नहीं आया, वहां का रूम की सफाई नहीं हुई, आज लाइब्रेरी की सफाई नहीं हुई, आज वॉचमैन नहीं आया, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया। बेटा ये 9 घंटे का काम आपने क्या करा? अपना बर्डन हटाया सामने वाली पार्टी को आउटसोर्स करके काम। अब क्या कर रहे हो बेटा? आप सिर्फ कोर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो, आपकी टेंशन बट नहीं रही बेटा। और कोर एक्टिविटी पे फोकस करोगे ना बेटा, यू कैन एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू। नई अपॉर्चुनिटी पे भी ध्यान दे पाओगे बेटा, ठीक है ना बेटा? अपने काम पे 3 से 4 घंटे फोकस करना है, बाकी टाइम करोगे क्या? नई अपॉर्चुनिटी तो ढूंढोगे बेटा। क्या पता कोई दूसरा स्कूल ही खोल के बैठ जाओ 1 साल में बेटा। क्लियर बात? ठीक है ना? फिनिश। आउटसोर्सिंग बिल्कुल खत्म हो गया बेटा। मेरा 1-आधे घंटे का मुद्दा रहता है, वो कल खत्म हो जाएगा, चैप्टर बिल्कुल फिनिश। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।